तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो वैसे तो आप इंटर से वेक्टर एंड स्केलर पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि बीएससी की मैकेनिक्स में ये चैप्टर है वेक्टर्स का, और वेक्टर बहुत ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि हर फिजिकल क्वांटिटी या तो स्केलर है या फिर वेक्टर है, और अगर हम वेक्टर की प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ेंगे तो हमें नहीं पता चल पाएगा उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। तो हमें स्टार्ट करना होगा वेक्टर की प्रॉपर्टीज से। तो हम स्टार्ट करते हैं, वेक्टर की बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में रखा जाता है, एक तो स्केलर और सेकेंड वेक्टर। तो स्केलर क्या चीज़ होती है कि वो क्वांटिटी जिसमें यूनिट के साथ उसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। कोई भी स्केलर, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसके मैग्नीट्यूड दिया हुआ है सिर्फ, तो उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और अगर कोई क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी दी जाती है तो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो अगर हम कंप्लीट स्पेसिफिकेशन चाहते हैं स्केलर का, तो उसमें उस फिजिकल क्वांटिटी से अटैच जितनी यूनिट होगी, ठीक है। एक तो हमें यूनिट पता होनी चाहिए, उससे हमें पता चलेगा फिजिकल क्वांटिटी क्या है। जैसे लेंथ है, लेंथ की यूनिट हो गई मीटर, या फिर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी की यूनिट हो गई जूल। इस तरीके से एक तो हमें यूनिट पता होनी चाहिए, सेकेंडली हमें उसकी न्यूमेरिक वैल्यू पता होनी चाहिए कि कितने जूल, 3 जूल, 4 जूल या XYZ कितने भी जूल या कितने मीटर, जितनी भी फिजिकल स्केलर क्वांटिटी हैं उसमें हमें यूनिट चाहिए होती है और उसकी न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए होती है। तो स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल जैसे हो गए डेंसिटी, मास, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी में आपको यूनिट पता होनी चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू पता होनी चाहिए और डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों तो स्केलर की तरह यूनिट और न्यूमेरिक वैल्यू तो पता ही नहीं चाहिए, साथ में डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। लेकिन ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देगा वेक्टर के बारे में। वेक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर्स को ओबे करना होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। ऐसे तो करंट भी एक ऐसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें हम एम्पियर यूनिट देते हैं, मान लो 4 एम्पियर, उसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी अटैच है, और हम ये भी बताते हैं कि करंट इस डायरेक्शन से इस तरफ फ्लो हो रही है। तो क्या करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं। क्यों? क्योंकि करंट पैरेललोग्राम के लॉ को फॉलो नहीं करती है। जब हम किसी नोड के ऊपर करंट देखते हैं तो ये तो हमें पता होता है नोड की तरफ आ रही है और नोड से जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो इनके बीच का एंगल वगैरह सब ऐड करके उसके हिसाब से पैरेललोग्राम आप बनाते, ये इस डायरेक्शन में है, उसके बाद हम देखते कि इस डायरेक्शन में कौन सी है, ये वाला है, इस डायरेक्शन में बनाते, इसकी डायरेक्शन बनाते ये, ठीक है। उसके बाद ये वाला है, उसकी डायरेक्शन बनाते ये वाला है, उसकी डायरेक्शन में आते ये। इस तरीके से हमें अगर डायरेक्शन ड्रॉ करते तो हमें पता चलता कि करंट को ऐसे ऐड करना है। लेकिन एक्चुअली में करंट ऐसे ऐड नहीं होती है। करंट नोड पे हमेशा किरचॉफ का लॉ कहता है, ये आपने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आगे आप पढ़ लेंगे, कि किसी भी नोड पर करंट का समेशन 0 होता है, और आने वाली करंट को, नोड की तरफ आने वाली करंट को पॉजिटिव और नोड से बाहर की तरफ जाने वाली करंट को निगेटिव रखते हैं। यानी कि करंट जो वेक्टर है उसके पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो डायरेक्शन से ये मतलब नहीं है कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन दे रखी है तो वो वेक्टर ही होगी, ठीक है। उसमें भी वो वेक्टर के सारे रूल को भी फॉलो करना चाहिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि वेक्टर कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, देखिए किसी भी क्वांटिटी के ऊपर जब आप एरो लगाते हैं तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, नोटिफिकेशन होता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर इसका आपको मोड निकालना है, यानी कि मोड का मतलब हुआ उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। देखिए फर्स्ट है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स का मतलब है अगर दो वेक्टर हैं आपके पास, सेम डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड है उनका, तो वो इक्वल होंगे, ठीक है। दोनों चीज ध्यान रखनी है,
सेम तो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी सेम है, तब उस कंडीशन में दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। निगेटिव वेक्टर किसे कहते हैं? अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, जैसे ये वेक्टर ए है और ये माइनस ए हो गया, तो ये इसका निगेटिव वेक्टर हुआ। फिर थर्ड है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है? एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, यहीं खत्म हो गया, तो उसको हम बोलेंगे नल वेक्टर। इसे 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नल वेक्टर। फिर आपका हो गया प्रॉपर वेक्टर। फ्रेंड्स, एक वेक्टर जो नल वेक्टर नहीं है उसको हम प्रॉपर वेक्टर कहते हैं, यानी कि अगर हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें और वो 0 नहीं आ रहा है तो उसको प्रॉपर वेक्टर कहते हैं। अब इसमें एक कंडीशन देख लीजिए, मान लिया एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और आपने सी निकाला किसी भी तरीके से a प्लस बी या a माइनस बी करके, तो जो सी वेक्टर है, अगर हम बोल रहे हैं कि ए वेक्टर प्रॉपर वेक्टर है, यानी कि अगर इसका मॉड निकाल रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, वो आपको पॉजिटिव आना चाहिए, बी वेक्टर भी पॉजिटिव आना चाहिए। और अगर हम एडिशन कर रहे हैं और सी वेक्टर निकल के आ रहा है कोई वेक्टर, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो वो आपका नल वेक्टर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के वेक्टर को प्रॉपर वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है 5th नंबर पे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका हम मोड निकालें तो वो 1 आता है। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसके ऊपर कैप लगा के। अगर किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो हम उस वेक्टर को उस वेक्टर के मोड से अगर डिवाइड कर दें तो इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकल के आएगा। आ रही है बात समझ में? किसी वेक्टर को उसके मोड से अगर डिवाइड करते हैं तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकल के आता है। और ये यूनिट वेक्टर का जो मॉडुलस होता है, अभी आप कंफ्यूज मत होइए ये मोड क्या है। चलिए फिर भी मैं आपको बता देती हूं कि अगर कोई वेक्टर है, उसके 3 कंपोनेंट हैं, ax i प्लस ay j प्लस az k। ये क्या है? ये i j k x y z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होते हैं। ठीक है, और ये मान लिया कोई वेक्टर a है जो 3 डायमेंशन में यहाँ पे कोई पॉइंट है, उसके तीनों कोऑर्डिनेट पे जो कंपोनेंट हैं वो ax, ये वेक्टर a है, ax ay और az है मान लिया। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं वेक्टर a को ax i प्लस ay j प्लस az k। ठीक है, हमने रिजॉल्व किया है वेक्टर a को तीनों एक्सिस में। ठीक है, तो हमने जब ये लिख दिया है तो इसका मोड जो होता है वेक्टर a का मोड वो होता है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, मोड ए का मतलब ये है। अगर 2 डायमेंशन होता है तो इसको हटा देते हैं, एक्स वाई, मतलब अगर कोई 2 डायमेंशनल प्लेन में वेक्टर है तब ax और ay कंपोनेंट ही हो गए, तब ये वाली ये हट जाएगा। ठीक है, तो अब हमने यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर होता है उस वेक्टर को अगर उसके मोड से डिवाइड करते हैं तो यूनिट वेक्टर निकलता है। लाइक वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो कोप्लेनर हों और एक जैसे हों, उसको हम लाइक वेक्टर बोलते हैं। को इनिशियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। को इनिशियल यानी उनका इनिशियल पॉइंट एक ही जगह से हुआ, चाहे वो एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में। मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो इस तरह की टर्म्स एक्चुअली फिजिक्स में यूज होती हैं कि मान लिया 2 वेक्टर हैं वो को इनिशियल हैं, हमें ये समझ जाना है कि वो एक सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं, मान लिया ओ पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं। कोलिनियर वेक्टर एक ही लाइन में जो वेक्टर होंगे उन्हें कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी एक ही लाइन में है, कोलिनियर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर जिसे कहते हैं जो वेक्टर सेम प्लेन में हो। मान लिया एक एक्स वाई प्लेन में आपके 2 वेक्टर हैं तो वो दोनों वेक्टर मतलब एक्स वाई प्लेन में ही है। ठीक है, तो उसे कोप्लेनर। ऐसा नहीं है कि एक एक्स वाई प्लेन में है, एक वाई जेड प्लेन में है, एक जेड एक्स प्लेन में है। तो इस तरीके से सेम प्लेन में जो वेक्टर होंगे उनको कोप्लेनर। ये मान लिया आपका एक्स वाई प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है और ये जेड एक्स। ठीक है, ये 3 प्लेन हैं आपके।
तो अगर ये सेम प्लेन में है तो उन्हें कोप्लेनर कहा। तो हो सकता है डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, तो हमने ये बोला एक्स वाई प्लेन में ही है तो ये कोप्लेनर है। अगर ये मान लिया सी वेक्टर है तो ये बी और सी कोप्लेनर नहीं है क्योंकि ये दूसरे प्लेन में है ये इसमें है। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर आप समझ रहे हैं। पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं? पोजीशन वेक्टर ये होता है कि मान लिया ये कोई एक्स वाई एक्सिस है, अभी हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं और इसमें कोई पॉइंट ओ है, ठीक है, इसको हम पी मानते हैं, कोई पॉइंट पी है और ये आपका ओ पॉइंट। तो पोजीशन वेक्टर ये वेक्टर होता है जो एक फिक्स पॉइंट को उस पर्टिकुलर पॉइंट से ज्वाइन करता है। तो ये जो वेक्टर होगा वो उसका पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट से जो आपको पॉइंट वेक्टर दिया हुआ है उसकी पोजीशन को बताता है, उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। और ये चीज आपकी फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। मान लिया आपको बता दिया जाता है एक पॉइंट है या एक पार्टिकल है, अगर हमें उसकी फिक्स पॉइंट से पोजीशन निकालनी होगी तो हम उस पॉइंट को इससे कनेक्ट कर देंगे। अगर ये एक्स वाई एक्सिस में होगा तो रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट इसके एक्स में और वाई में। अगर ये मान लिया 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम और यहाँ पे है कोई पॉइंट, ठीक है, कमरे का मान लो कॉर्नर भी होता है तो यहाँ पे है कोई पॉइंट, तो हम इस वाले पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं और उसके कंपोनेंट एक्स वाई जेड एक्सिस में निकालते हैं। तब उस कंडीशन में आर जो आपका जो पोजीशन वेक्टर आर होता है वो आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। फ्रेंड्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स 2 तरह के होते हैं, एक तो ट्रायंगुलर लॉ होता है और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ होता है। ठीक है, दोनों हैं एक ही चीज ही, लेकिन जैसे कोई 2 वेक्टर हैं उनका हमें एडिशन करना है। मान लिया 2 वेक्टर हैं ए एंड बी और हमें इन दोनों का समेशन निकालना है, तो हमने ड्रॉ किया, मान लिया वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है और वेक्टर बी की जो डायरेक्शन है इस तरह से कोई भी है, तो हम क्या करेंगे इसके एंड पॉइंट पर इसको फिट कर देंगे, ये हो गया। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है और इसके इनिशियल पॉइंट को, एक वेक्टर ए है उसके इनिशियल पॉइंट को दूसरा वेक्टर जो बी है उसका जो एंड पॉइंट है उससे कनेक्ट कर देंगे, तो ये जो आपका आता है रिजल्टेंट वेक्टर सी। तो वेक्टर सी जो होगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर ये 2 वेक्टर ए एंड बी पैरेललोग्राम के 2 आर्म्स बनाती हैं, यानी कि अगर इनसे हम ऐसे एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उन दोनों के एडिशन को शो करता है। ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, तो हमने इनका ऐसे पैरेलल ड्रॉ कर दिया है, तो ये बना रहे हैं, ये ए और बी मिलके एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं, तो उनका जो डायगोनल है वेक्टर सी इन दोनों के एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये लॉ है लॉ ऑफ ट्रायंगल और ये है पैरेललोग्राम लॉ। अब हम बात कर रहे हैं कि वेक्टर एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टी है। एक तो प्रॉपर्टी ये है कि ये कम्यूटेशन लॉ को फॉलो करता है, यानी a प्लस बी इक्वल टू वेक्टर b प्लस ए के इक्वल होगा। ठीक है, सेकेंड एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर के लिए वेक्टर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस बी प्लस सी, यानी अगर हम इन दोनों को पहले ऐड कर दें फिर इसमें ऐड करें तो वो इक्वल होगा अगर हम इन दोनों को पहले ऐड करें और बाद में सी को ऐड करें। ठीक है, ये होता है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ये दोनों लॉ वेक्टर एडिशन में लगते हैं। सेकंड पॉइंट है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। फ्रेंड्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी इसी तरह होगा जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर है। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि नेगेटिव वेक्टर होता है, अगर आपको वेक्टर a माइनस वेक्टर b करना है तो हम इसे लिख सकते हैं वेक्टर a प्लस माइनस का वेक्टर b। अगर हम इसे ड्रॉ करना चाहें तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देते हैं। जैसे वेक्टर a है इसकी डायरेक्शन यही है, वेक्टर b इसका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेक्टर b निगेटिव वेक्टर b है, ये वेक्टर a हुआ, तो अब हमारा यहाँ वेक्टर a के इनिशियल पॉइंट से और वेक्टर b के जो लास्ट पॉइंट है टर्मिनल पॉइंट है इन दोनों को कनेक्ट करना है।
तो ये बन जाएगा वेक्टर सी। तो वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस का वेक्टर बी। ओके, ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब हमने इसमें एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा, फिर हमने दोनों लॉ पढ़े एडिशन के, एक तो लॉ ट्राइंगल लॉ है, एक पैरेललोग्राम लॉ है। हमने एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ी कि कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखा। तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, इसमें आपको जो टर्म्स मैंने अभी पढ़ाई हैं, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, ये सभी टर्म आपको समझ आ जाएंगी। देखिए अभी हम कोप्लेनर वेक्टर की बात कर रहे हैं। कोप्लेनर वेक्टर वो होते हैं जो सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है, और नॉन कोप्लेनर वेक्टर वो होते हैं जो अलग अलग प्लेन में होते हैं। प्लेन आप समझ ही रहे हैं। मान लिया अभी बात करते हैं एक्स, वाई और जेड की, तो ये एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया और ये प्लेन हो गया। अगर इसी प्लेन में है दो वेक्टर तो हम कहेंगे कोप्लेनर रहेंगे। एक इसमें है, एक इसमें है और एक इसमें है, तो हम इनको बोलते हैं नॉन कोप्लेनर। ये तो चीज हो गई कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर की। अब हम बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर का रिजोल्यूशन कैसे करेंगे। अब हम मान के चलते हैं एक वेक्टर है OA इज इक्वल टू A, और एक वेक्टर है OB इज इक्वल टू B, और एक वेक्टर है OP इज इक्वल टू R। ये दोनों वेक्टर कोप्लेनर हैं, ठीक है, सेम प्लेन में है, और साथ में नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या हुआ कि एक अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा किसी और डायरेक्शन में है। नॉन कोलिनियर, लीनियर होता, कोलिनियर का मतलब सेम डायरेक्शन में, सेम प्लेन में कोप्लेनर। ये आपने कहा है नॉन कोलिनियर, यानी एक इस डायरेक्शन में, एक किसी और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में है। तो अब हमने बात की है कि दो ये हैं वेक्टर, और ये OP वेक्टर जो तीसरा वेक्टर है R, ये कोप्लेनर हैं। अब हम इस R को इन दोनों के टर्म्स में, तो OA वेक्टर को हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये है OA, को इनिशियल वेक्टर है तो इसलिए यहां से स्टार्ट हो रहा है B, तो ये OB वेक्टर हो गया, और इसमें इसे B से रिप्रेजेंट किया। अब हमारा एक वेक्टर है, ये भी को इनिशियल है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। हमें क्या करना है, इस रिजल्टेंट वेक्टर को इसके और इसके टर्म में रिजॉल्व करना है। तो R वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए देखिए इसके पैरेलल, B के पैरेलल हम यहाँ से ऐसी लाइन खींचेंगे और इसके पैरेलल यहाँ से लाइन खींचेंगे, तो अब इसकी लेंथ इसके इक्वल होगी और इसकी लेंथ इसकी इक्वल होगी। और हमें पता है कि लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ एडिशन ये बोलता है कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू इस रिजल्टेंट के इक्वल। तो इसीलिए O, अगर इसको हम x पॉइंट मान रहे हैं, इसको y पॉइंट मान रहे हैं, तो OX प्लस OY जो आपका होगा वो रिजल्टेंट के इक्वल होगा। तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू N1A मान लेते हैं और इसकी N2B मान लेते हैं, ठीक है। तो N1A प्लस N2B ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जिसमें N1 और N2 दोनों स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। को O से ही स्टार्टिंग है। अब सेकंड पॉइंट आता है नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। मान लिया तीन प्लेन में हैं, तीन वेक्टर हैं जो तीन प्लेन में हैं और इनका इनिशियल पॉइंट एक ही है। जैसे OA वेक्टर है वेक्टर A, OB वेक्टर है वेक्टर B एंड OC वेक्टर है वेक्टर C। अब OP वेक्टर आपने बनाया है वो है वेक्टर R, और हमें वेक्टर R को रिजॉल्व करना है इन तीनों की टर्म्स में। तो आपने ये मान लिया ये तीनों नॉन कोप्लेनर हैं, तो इस तरह से ड्रॉ करें। देखिए एक्स वाई जेड एक्सेस नहीं ड्रॉ कर रहे हैं हम, तीनों आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में है। तो अभी इसको ड्रॉ करने का आसान सा तरीका है, एक इस तरह का पैरेललोपाइप बना सकते हैं हम। क्यूबॉइड नहीं है ये ऐसे झुका हुआ है, ठीक है। और मान लिए ये वाला डायरेक्शन इसका O, ये पॉइंट है OA है, ये वाला B है और ये है C, ठीक है। और ये पॉइंट है P, तो O से P को मिलाने वाला जो ये लाइन है ये आपकी हो गई R,
ठीक है, वेक्टर आर। अब हमें रिजॉल्व करना है इस वेक्टर आर को इन तीनों की टर्म में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें प्लेन बनाने पड़ेंगे। इससे मिलते हुए हमने प्लेन ड्रॉ किए हैं। एक प्लेन तो ये है, ठीक है, एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये आगे वाला है। इसको हम ब्लू कलर से दिखा देते हैं, ठीक है। ये 3 प्लेन हैं। तो अब हमें क्या करना है, OP की वैल्यू निकालनी है। वेक्टर R इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो यहां पे मिल रहा है। इस पॉइंट को हम लिखेंगे, मान लिया M, ठीक है, ये N और ये हो गया L। तब उस कंडीशन में ये OP इज इक्वल टू वेक्टर OP किसके इक्वल हो जाएगा, ये वेक्टर OM प्लस वेक्टर PM। ठीक है, अब हम PM को क्या लिख सकते हैं, एक तो ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। देखिए ये ऊपर जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये वाला इस डायरेक्शन में C वेक्टर, तो इसको हमने डायरेक्शन ये दी है। तो PM किसके इक्वल हो जाएगा, M, ये मान लिया X पॉइंट है, MX प्लस XP, MX प्लस XP, ठीक है। अब हमारा OM कितना होगा, ये तो पूरा वेक्टर A है, ये मान लिया N1 ऑफ वेक्टर A है। ये वाला कंपोनेंट इस कंपोनेंट के इक्वल होगा, ये वाला जो कंपोनेंट है वो इस कंपोनेंट के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, OM को, देखिए ये वाला कंपोनेंट है MX को लिखेंगे N2 ऑफ B है, N2 ऑफ B, ये है N3 ऑफ C, ये है N1 ऑफ A। तो यानी कि R वेक्टर को लिखा जा सकता है, अगर 3 वेक्टर नॉन कोप्लेनर हैं तब एक चौथा वेक्टर R जो कि नॉन कोप्लेनर है उसको इन टर्म्स में, इनका सबका हेड पॉइंट एक ही है O से, तब उस कंडीशन में N1A प्लस N2B प्लस N3C, ठीक है। तो ये हो गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन एंड इन 3 डायमेंशन। इसमें N1, N2 एंड N3 तीनों ही स्केलर क्वांटिटी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। पहले हम 2 वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट देखेंगे, फिर हम 3 वेक्टर को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। थैंक यू।